नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। हम्म। ये जो हमारी क्षेत्रीय पहचान है, जैसे कोई बंगाली है, कोई मलयाली, कोई राजस्थानी, ये आखिर बनी कैसे? हाँ, और ये हम अक्सर मान लेते हैं कि ये तो हमेशा से थी। बिल्कुल, जैसे ये पत्थर की लकीर हो, पर क्या ये सच है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सच तो ये है कि हर क्षेत्रीय संस्कृति एक एक बहती नदी की तरह है, जिसमें समय के साथ कई छोटी बड़ी धाराएं आकर मिलती रही हैं। ये स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा विकसित होती रही हैं। और इसी विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम एनसीईआरटी की इतिहास की किताब के एक अध्याय को अपना आधार बना रहे हैं। जी। हमारी कोशिश ये समझने की है कि भाषा, धर्म, कला और यहाँ तक कि खान-पान ने मिलकर भारत के अलग-अलग क्षेत्रों को उनकी वो अनूठी शक्ल कैसे दी, जिसे आज हम जानते हैं। और इस पड़ताल में हम देखेंगे कि कोई भी संस्कृति अपने आप में एक द्वीप की तरह नहीं पनपती। ये हमेशा स्थानीय परंपराओं और बाहर से आए विचारों के बीच एक दिलचस्प संवाद का नतीजा होती है। ये संवाद ही भारत की मशहूर विविधता में एकता की असली कहानी है। तो चलिए शुरुआत भाषा से करते हैं, क्योंकि भाषा और क्षेत्र का रिश्ता शायद सबसे गहरा माना जाता है। बिल्कुल। केरल का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। 9वीं सदी में वहाँ महोदयपुरम के चेर साम्राज्य की स्थापना हुई, हाँ। जहाँ मलयालम बोली जाती थी। और कमाल की बात यह है कि वहाँ के शासकों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, उस दौर में। उस दौर में ये अपने आप में एक क्रांति थी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर तो राजकाज की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। सही है। ये किसी क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक मान्यता देने के शुरुआती और सबसे मजबूत उदाहरणों में से एक है। लेकिन साथ ही मैंने पढ़ा है कि चेर शासकों ने संस्कृत परंपराओं को भी खूब अपनाया। तो क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? नहीं, ये विरोधाभास नहीं, बल्कि संश्लेषण है, एक फ्यूजन। हाँ, केरल की संस्कृति की खूबसूरती इसी में है। वहाँ का जो मंदिर रंगमंच था, वो कहानियां तो संस्कृत महाकाव्यों से लेता था। अच्छा। लेकिन उसे पेश करने का तरीका एकदम स्थानीय था। और ये फ्यूजन भाषा में सबसे मजेदार तरीके से दिखता है। 14वीं सदी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम। लीला तिलकम? जी, ये व्याकरण और काव्य पर है और इसे मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम, ये नाम तो बड़ा काव्यात्मक है। इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हीरे और मूंगे। हीरे और मूंगे? हाँ, सोचिए जैसे कोई जौहरी हीरों यानी संस्कृत और मूंगों यानी स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को एक साथ पिरोकर एक खूबसूरत माला बना दे। अरे वाह! भाषा के साथ भी यही किया गया। ये दिखाता है कि दोनों भाषाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक माना गया। ये तो वाकई एक बेहतरीन नजरिया है। लेकिन क्या हर जगह भाषा का विकास ऐसे ही शांतिपूर्ण संश्लेषण से हुआ? बंगाल को देखें तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। शुरुआती संस्कृत ग्रंथ तो कहते हैं कि बंगाल के लोग संस्कृत से निकली भाषाएं बोलते ही नहीं थे। तो फिर आज की बंगाली भाषा का जन्म कैसे हुआ? बंगाल की कहानी धीमी गति से हुए सांस्कृतिक प्रभाव की है। देखिए, शुरुआत में मगध के साथ व्यापारिक संबंधों की वजह से संस्कृत का असर बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है। फिर 4वीं सदी में जब गुप्त शासकों ने उत्तरी बंगाल पर कब्जा किया, तो उन्होंने वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। इसके साथ ही गंगा घाटी का भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव वहां और गहरा होता चला गया। और एक अलग राजनीतिक इकाई के तौर पर बंगाल कब उभरा? 8वीं सदी में पाल शासकों के अधीन बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बना। उसके बाद 14वीं से 16वीं सदी के बीच सुल्तानों का शासन आया। और दिलचस्प बात यह है कि जब अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य का सूबा बनाया, तो प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के तौर पर मजबूती से विकसित होती रही। मतलब राजनीतिक भाषा और जनता की भाषा दोनों अलग-अलग भी फल फूल सकती हैं। बिल्कुल। और 15वीं सदी आते आते ये पूरी तरह एक साहित्यिक भाषा बन चुकी थी। अच्छा। और ये भी एक मेल्टिंग पॉट जैसी थी। अच्छा। इसमें संस्कृत के शब्द तो थे ही, साथ ही स्थानीय जनजातीय भाषाओं, फारसी और यहाँ तक कि यूरोपीय भाषाओं के शब्द भी घुल मिल गए थे। तो हमने देखा कि कैसे भाषा ने केरल और बंगाल को एक पहचान दी। अब जरा देखते हैं कि शासकों और धार्मिक परंपराओं ने क्षेत्रीय संस्कृतियों को कैसे गढ़ा। हाँ, और इसका एक क्लासिक उदाहरण है उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ यानी दुनिया का मालिक? बिल्कुल, जो विष्णु का ही एक रूप है।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके तार एक स्थानीय जनजातीय देवता से जुड़ते हैं। ओह, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, आज भी पुरी के मंदिर में देवता की मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे स्थानीय आदिवासी लोग बनाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जगन्नाथ असल में एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें धीरे धीरे पूरे भारत में पूजे जाने वाले देवता विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो इस स्थानीय देवता को इतना बड़ा मतलब अखिल भारतीय स्तर का दर्जा देने में शासकों की क्या भूमिका रही? बहुत बड़ी भूमिका थी। 12वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक विशाल मंदिर बनवाने का फैसला किया। और फिर 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अपना पूरा राज्य ही देवता को समर्पित कर दिया। पूरा राज्य? हाँ, और खुद को उनका उपशासक या डेप्यूटी घोषित कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा अब भगवान के नाम पर शासन कर रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये एक बहुत बड़ा सबक है कि मध्यकालीन भारत में सत्ता सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलती थी। जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण का मतलब था उड़ीसा की जनता के दिलों पर राज करना। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि वैधता का, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का एक शक्तिशाली प्रतीक था। सही है। इसीलिए बाद में मुगलों, मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी सब ने उड़ीसा जीतने के बाद इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो उड़ीसा में हमने देखा कि कैसे एक स्थानीय देवता को अपनाकर शासकों ने अपनी सत्ता को वैधता दी। लेकिन राजस्थान की कहानी तो अलग है। हाँ, राजस्थान की कहानी बिल्कुल अलग है। जिसे अंग्रेजों ने राजपूताना कहा, वहां 8वीं सदी से ही राजपूत घरानों का दबदबा रहा। इन शासकों ने, खासकर पृथ्वीराज चौहान जैसे राजाओं ने, वीरता के एक ऐसे आदर्श को बढ़ावा दिया जो युद्ध भूमि में पीठ दिखाने के बजाय मृत्यु को चुनता था। और इन आदर्शों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया गया? कविताओं और गीतों के जरिए। खास तौर पर प्रशिक्षित चारण भाट इन वीरों की कहानियों को बहुत नाटकीय अंदाज में गाते थे। अच्छा। ताकि सुनने वालों के अंदर भी वही जोश और प्रेरणा जगे। इन कहानियों में दोस्ती, वफादारी, प्रेम और क्रोध जैसी भावनाओं को बहुत प्रमुखता दी जाती थी। इन कहानियों में तो वीरों का गुणगान है, लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि इस पूरी वीर गाथा में महिलाओं की जगह कहाँ थी? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इन कहानियों में महिलाओं को अक्सर वीरों की प्रेरणा और उनके जीवन मृत्यु की संगिनी के रूप में चित्रित किया गया है। वे अपने वीर पतियों का जीवन और मृत्यु दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी पति की चिता पर विधवा के जल जाने की जो दर्दनाक कहानियां हैं, वो इसी आदर्श का एक दुखद पहलू है। ये दिखाता है कि इस वीर आदर्श का पालन करने वालों को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अक्सर अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। भाषा और धर्म के बाद अब कला की दुनिया में चलते हैं। कथक नृत्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, कथक शब्द कथा से निकला है, जिसका मतलब है कहानी। तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वालों, कहानीकारों की एक जाति। बिल्कुल। ये लोग अपने हाव भाव और संगीत से कथा को जीवंत कर देते थे। तो ये एक धार्मिक कला से एक दरबारी नृत्य शैली कैसे बन गया? इसका श्रेय 2 चीजों को जाता है। पहला, 15वीं-16वीं सदी का भक्ति आंदोलन। इस दौरान राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित रास लीला जैसे लोक नाटक बहुत लोकप्रिय हुए। और दूसरा, मुगल बादशाहों और नवाबों का संरक्षण। जब कथक उनके दरबारों में पहुंचा तो उसने अपनी आज की टेक्निकल खूबियां हासिल की, जैसे कि तेज फुटवर्क और चक्कर। हाँ बिल्कुल, तेज और जटिल फुटवर्क, चक्कर और शानदार वेशभूषा। और इसी दरबारी संरक्षण से इसके अलग-अलग घराने भी बने हैं ना? जी हाँ, इसके 2 मुख्य केंद्र या परंपराएं विकसित हुई। एक राजस्थान के राज दरबारों में, जिसे हम जयपुर घराना कहते हैं, और दूसरा लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। और कमाल की बात यह है कि एक कला जो मंदिरों से शुरू हुई, मुगल दरबारों में निखरी, और जिसे अंग्रेजों ने अच्छी नजर से नहीं देखा, आज वो हमारी शास्त्रीय पहचान का हिस्सा है। एक ही कला की कितनी यात्राएं हैं। नृत्य की तरह ही चित्रकला, खासकर लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की परंपरा भी दरबारों से ही जुड़ी है। हाँ, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां इसके बड़े संरक्षक थे। वे कुशल चित्रकारों से अपनी पांडुलिपियों में चित्र बनवाते थे। तो फिर एक शाही और निजी कला क्षेत्रीय स्तर पर कैसे फैली? ये राजस्थान और पहाड़ी इलाकों तक कैसे पहुंची? इसका कारण है मुगल साम्राज्य का पतन। जब दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी
तो कई चित्रकार सुरक्षा और संरक्षण की तलाश में नए उभरते राज्यों में चले गए। दक्कन और राजस्थान के राजपूत दरबारों की तरफ। बिल्कुल, वो अपने साथ मुगल तकनीक और विषय ले गए, लेकिन जब वो नई जगह पहुंचे तो वहां की स्थानीय कला परंपराओं के साथ उसका मिश्रण हुआ। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी और कोटा जैसे केंद्रों में चित्रकला की अपनी अपनी विशिष्ट शैलियां विकसित हुईं। और हिमाचल की कांगड़ा शैली, वो तो अपनी कोमलता और रंगों के लिए बहुत मशहूर है। कांगड़ा की कहानी और भी दिलचस्प है। हिमालय की तलहटी में पहले से ही बसोहली नाम की एक बहुत जीवंत और तीखे रंगों वाली शैली मौजूद थी। फिर जब नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली से कुछ मुगल कलाकार वहां पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे हम कांगड़ा शैली कहते हैं। ये फिर से फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, वैष्णव परंपराओं से प्रेरणा और ठंडे नीले और हरे जैसे नरम रंगों का इस्तेमाल। चलिए अब एक बार फिर बंगाल पर लौटते हैं, क्योंकि बंगाल एक शानदार केस स्टडी है जहां हम देख सकते हैं कि ये सभी धागे एक साथ मिलकर एक अनूठी सांस्कृतिक चादर कैसे बुनते हैं। हाँ, 16वीं सदी के बाद बंगाल में एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया। लोग पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ इलाकों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के घने जंगलों और दलदली इलाकों में बसने लगे। ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। इन नई बस्तियों में व्यवस्था और स्थिरता कैसे आई? यहाँ समुदाय के नेताओं ने, जिन्हें लोग इज्जत से पीर कहते थे, बहुत अहम भूमिका निभाई। अब फारसी में पीर का मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। लेकिन बंगाल में इसका मतलब अलग था। हाँ, बहुत व्यापक था। इसमें सूफी संत तो थे ही, साथ ही सैनिक, उपनिवेशक और यहाँ तक कि कुछ हिंदू और बौद्ध देवता भी शामिल थे, जिन्हें लोग पीर की तरह पूजते थे। अच्छा। इन पीरों की मज़ारें आज भी पूरे बंगाल में मिल जाएंगी, जो एक मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक है। बंगाल की वास्तुकला में भी स्थानीयता बहुत दिखती है। वहाँ के मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों जैसे ऊंचे शिखर वाले नहीं हैं। नहीं, और यही इसकी खासियत है। 15वीं सदी के बाद बंगाल में मंदिर बनाने का एक दौर चला, और ये मंदिर सिर्फ राजाओं ने नहीं बल्कि साधारण सामाजिक समूहों ने भी बनवाए। हाँ बिल्कुल, जैसे कोलू यानी तेली और कंसारी यानी बर्तन बनाने वाले। जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तो उन्होंने भी मंदिर बनवाए। और उन्होंने मंदिर वैसे ही बनवाए जैसे उनके घर थे। फूस की झोपड़ियों की तरह। जी, 2 चाला यानी 2 छत वाली और चौचाला यानी 4 छत वाली छतें। और आखिर में खानपान की बात। बंगाल में मछली चावल मुख्य भोजन है, लेकिन परंपरागत रूप से ब्राह्मणों को तो मांसाहारी भोजन की मनाही थी। तो बंगाल में ये समीकरण कैसे बैठा? ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल और स्थानीय संस्कृति कभी-कभी स्थापित धार्मिक नियमों पर भी भारी पड़ जाती है। बंगाल एक नदी वाला इलाका है। मछली आसानी से उपलब्ध थी। लोगों में इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों को भी नियम में ढील देनी पड़ी। अच्छा, मतलब धर्म को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढलना पड़ा। जी, बंगाल से मिले 13वीं सदी के एक संस्कृत ग्रंथ बृहद धर्म पुराण ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियां खाने की इजाजत दे दी। वाह! ये दिखाता है कि संस्कृति कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं होती, बल्कि वो जमीनी हकीकत से ही आकार लेती है। तो आज के इस गहरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियां कोई म्यूजियम में रखी हुई स्थिर चीजें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये हमेशा से बदलती, विकसित होती और एक दूसरे से कुछ लेती देती रही हैं। ये स्थानीय परंपराओं, अखिल भारतीय प्रभावों, शाही संरक्षण, धार्मिक आंदोलनों और यहाँ तक कि भूगोल और अर्थव्यवस्था के बीच एक लगातार चलने वाले संवाद का नतीजा है। चाहे केरल में 2 भाषाओं का संगम हो, उड़ीसा में एक स्थानीय देवता का राष्ट्रीय प्रतीक बन जाना हो, या बंगाल में खान पान की आदतों का धार्मिक नियमों को बदल देना हो, हर कहानी भारत की विविधता की जीवंतता को ही दर्शाती है। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जब वैश्वीकरण और एक राष्ट्रीय पहचान की बातें इतनी जोरों पर हैं, तो मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या ये विविधता, जिसमें हर क्षेत्र अपनी अनूठी पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, आज के समाज के लिए कोई सबक देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।